अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। तो बेटा वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मैग्नेटिज्म। और आज के इस लेक्चर में हम बेटा डिस्कस करेंगे फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग चार्ज व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप एक चार्ज को रखेंगे एंड द चार्ज इज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी, तो इस चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा और किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा, ये आज हमको बेटा देखना है। ये इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसकी एक्सप्रेशन देखेंगे, मैथमेटिकल एनालिसिस देखेंगे और इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। तो मैं टॉपिक लिखने जा रहा हूं मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, on a moving charge in external magnetic field, in external magnetic field। देखो बेटा, ये हमारा आज का टॉपिक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम एक और नाम देते हैं लॉरेंटिज फोर्स। लॉरेंटिज फोर्स, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये बेटा। तो जहां तक हमारे प्रीवियस क्लासेस का ताल्लुक है, हमने ये पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड के जो सोर्सेज होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड या तो एक मूविंग चार्ज की वजह से होता है, या तो अगर आपके पास करंट है, किसी कंडक्टर के थ्रू करंट या किसी वायर के थ्रू करंट पास हो रही है तो उसका भी अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, या अगर आपके पास बाहर मैग्नेट है, नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट्स हैं, तो उनका भी अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसे अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड है। तो बेटा आज के इस क्लास में हम देखेंगे कि जब दो मैग्नेटिक फील्ड्स इंटरैक्ट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे फोर्स एक्सर्ट होता है। तो जैसे अगर दो बॉडीज के पास मास है, सो बोथ विल हैव देयर ओन ग्रेविटेशनल फील्ड्स। अब जब दो ग्रेविटेशनल फील्ड मिल जाते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, इंटरैक्शन का मतलब है फोर्स एक्सर्ट होना। जैसे अगर आपके पास दो चार्जेस हैं तो इसका अपना फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका अपना फील्ड है। अब जब दो फील्ड्स बेटा कंबाइन हो जाते हैं ना, तो जाहिर सी बात है ये एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो फोर्स बेसिकली एक्सर्ट होता है जब फील्ड्स इंटरैक्ट करते हैं, जब एक फील्ड दूसरे फील्ड के साथ इंटरैक्ट करता है, ठीक है। तो अगर आपके पास खाली एक चार्ज है, इसका अपना फील्ड है, इसका अपना रीजन है जिसमें ये फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। अब कोई दूसरा चार्ज है ही नहीं, तो ना तो इस पे फोर्स एक्सर्ट होगा और ना ही ये किसी पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो याद रखिए, जब तक फील्ड्स इंटरैक्ट नहीं करेंगे फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स इंटरैक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट होगा। अब अगर दो ग्रेविटेशनल फील्ड्स इंटरैक्ट करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट होगा। अब अगर दो मैग्नेटिक फील्ड्स इंटरैक्ट करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होगा। अब यहां पे जो हमारा टॉपिक है इसको पहले आप अंडरस्टैंड करिए। एक तो हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब एक फील्ड जो है वो दिया होगा, एक रीजन में एक फील्ड दिया होगा कि जी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। और दूसरा जो हमारे पास है दैट इज अ मूविंग चार्ज। अब आपने पहले ही पढ़ा है कि जब मूव करता है चार्ज तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। अब टोटल कितने फील्ड्स आपके पास आ गए? दो। एक तो एक्सटर्नल फील्ड जो पहले से ही है, मौजूद है, अवेलेबल है। अब इस फील्ड में अगर आपको चार्ज रखेंगे, अब चार्ज अगर रेस्ट में है, चार्ज की वेलोसिटी अगर 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका खाली इलेक्ट्रिक फील्ड है होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करेगा तो फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। फोर्स तब एक्सर्ट होगा जब दो सिमिलर फील्ड्स इंटरैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक विद मैग्नेटिक। अब अगर आपके पास चार्ज है और बाहर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, अब चार्ज अगर एक ही जगह है, रेस्ट में है, तो जाहिर सी बात है इसके पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब अगर इसके पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब है इस चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। अब अगर ये चार्ज मूव कर रहा है, किस में मूव कर रहा है? जिस रीजन में ये मूव कर रहा है उस रीजन में ऑलरेडी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, किसी दूसरे मैग्नेट की वजह से या किसी दूसरे करंट की वजह से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस रीजन में ये चार्ज आपके पास है, ये मूव कर रहा है। अब जब ये चार्ज मूव करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये अपना मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रिएट करेगा, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अब इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड और बाहर वाला जो मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जब वो इंटरैक्ट करेंगे तो
ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जो मूविंग चार्जड पार्टिकल है इस पे फोर्स एक्सर्ट होगा, और उस फोर्स का नाम हम देते हैं बेटा मैग्नेटिक फोर्स, या उसको एक और नाम देते हैं हम लॉरेंटिस फोर्स। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। देखो बेटा कॉन्सेप्ट क्या है, एक रीजन है बेटा, ये रीजन है बेटा यहां पे, और इस रीजन में ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस रीजन में ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, इस रीजन में ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है या स्ट्रेंथ है या मैग्नीट्यूड है, मैंने उसको नाम दिया है बी। ठीक है, अब इसी रीजन में हम क्या करेंगे, यहां पे आपके पास एक चार्जड पार्टिकल है, दिस इज अ चार्जड पार्टिकल क्यू। अब अगर ये चार्जड पार्टिकल इस रीजन में करेगा मूव करेगा, तो इस चार्जड पार्टिकल की मोशन की वजह से एक और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड, इस चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड जब इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करेगा, तो इस चार्ज पे बेटा मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होगा। उसका मैग्नीट्यूड हमको निकालना है और निकालनी है डायरेक्शन। पहली तो ये बात है कि आपको ये अंडरस्टैंड होना चाहिए कि मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट क्यों होगा। तो उसका रीजन मैंने बताया, जब चार्ज मूव करेगा तो अपना फील्ड क्रिएट करेगा, और जब वो फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करेगा तो फोर्स एक्सर्ट होगा। अब दूसरा पॉइंट है कि कितना फोर्स इस पे एक्सर्ट होगा, उसका वैल्यू बताओ, और साथ साथ हमको यह भी बताओ कि वो मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर निकालने के लिए हमको पहले यह देखना पड़ेगा कि ये जो चार्ज है, ये चार्ज किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसकी स्पीड कितनी है। लेट अस टेक सम रैंडम डायरेक्शन। ऐसे लिखते हैं बेटा, ये चार्ज मान लो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में ये चार्ज मूव कर रहा है विद स्पीड v, और ये जो इसकी डायरेक्शन है ना, let us suppose this velocity is making an angle theta with this magnetic field, with the direction of magnetic field। मान लो अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एग्जिस्ट कर रहा है, और हमने लिया चार्ज जो है ये मान लो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है, ये मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और ये चार्ज की मोशन की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये जो हमने एंगल लिया, लेट अस सपोज दैट इज थीटा। हम इसको पैरेलल भी ले सकते हैं, हम इसको एंटी पैरेलल भी ले सकते हैं, हम इसको परपेंडिकुलर भी ले सकते हैं। हमने जनरल केस लिया, लेट अस सपोज दिस वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द चार्ज मेक्स एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। अंडरस्टूड? शाबाश। अब देखो बेटा, अब दो चीजें हैं। ये जो वेलोसिटी है ना, इस वेलोसिटी को हम बेटा करते हैं रिजॉल्व। रिजॉल्व मतलब ये चार्ज की वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो इसकी है दैट इज v। इसके दो कंपोनेंट हम करते हैं। एक कंपोनेंट हम इस वेलोसिटी का लेते हैं इस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में, और दूसरा लेंगे परपेंडिकुलर में। मतलब मैं इसके दो कंपोनेंट्स करता हूं। अगर ये v है तो यहां से जो इसका कंपोनेंट आएगा ये होगा बेटा v cos ऑफ थीटा, और यहां से जो कंपोनेंट आएगा बेटा वो होगा v sin ऑफ थीटा। मतलब मैंने इस वेलोसिटी वेक्टर को, ये वेलोसिटी वेक्टर बेसिकली वेलोसिटी है मूविंग चार्ज की, इसके मैंने दो कंपोनेंट किए। वन कंपोनेंट इज पैरेलल टू फील्ड एंड द अदर कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू फील्ड। अब ये मैंने क्यों किया? ये मैंने इसलिए किया क्योंकि प्रैक्टिकली देखा गया है जो मैग्नेटिक फोर्स है, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q is directly proportional to किसके ऊपर ये डिपेंड करता है? नंबर वन, गौर से देखो बेटा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फोर्स, उसका मैं नाम रखूंगा F। द मैग्नेटिक फोर्स, अब इस चार्ज पे फोर्स कितना एक्सर्ट होगा जब ये मूव करेगा? एक्सर्ट कौन करेगा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कितना होगा? प्रैक्टिकली देखा गया है कि ये जो फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। पहले ये डिपेंड करता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है, कितना इस चार्ज का जो है वैल्यू है, 3 कूलम है, 5 कूलम है, 6 कूलम है, कितना है। जितना ज्यादा चार्ज का वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड होगा, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स होगा। दूसरा देखा गया है बेटा, ये जो F है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V sin थीटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ये जो फोर्स है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंपोनेंट ऑफ स्पीड बट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये v इज द स्पीड ऑफ चार्जड पार्टिकल। ये चार्जड पार्टिकल कितना तेज चलेगा, v जो है रिप्रेजेंट करता है स्पीड। v जो है बेटा, v इज द स्पीड ऑफ चार्जड पार्टिकल। पर मैंने यहां पे f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v नहीं लिखा, मैंने लिखा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v साइन थीटा। इसका मतलब यह है कि चार्ज किस स्पीड से चल रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, चार्ज की स्पीड जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितनी है वो डिसाइड करता है, वो मैटर करता है। f इज नॉट प्रोपोर्शनल टू v, f इज प्रोपोर्शनल टू v साइन थीटा। इसका मतलब है ये वेलोसिटी कितनी है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वेलोसिटी का ये वाला जो कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट, जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर होगा वो वाला कितना है। जितना ये v साइन थीटा ज्यादा होगा उतना जो आपके पास जो फोर्स है ना एक्सर्ट होगा इस चार्ज पे, उतना मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा एक्सर्ट होगा। यू अंडरस्टैंड, सिंपल सा पॉइंट है। f इज नॉट प्रोपोर्शनल टू v, नो, इट इज प्रोपोर्शनल टू दैट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। सो f इज नॉट रिलेटेड टू v cos थीटा। इसके साथ फोर्स का कोई लेना देना नहीं है, फोर्स का लेना देना बेटा v साइन थीटा के साथ है। तो जितना v साइन थीटा का वैल्यू ज्यादा होगा उतना आपके पास मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा। यू अंडरस्टैंड, शाबाश। और तीसरा जो देखा गया है प्रैक्टिकली, दैट दिस f is directly proportional to b. What is b? b is the magnitude of external magnetic force. external magnetic field. So बेटा ये तीन फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि जब आप एक चार्ज मूव करोगे ना, जब एक चार्ज मूव करेगा ना इन ए गिवन मैग्नेटिक फील्ड, उस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा। तो आपको तीन चीजें निकालनी है। एक आपको चाहिए इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, दूसरा आपको v साइन थीटा चाहिए, मतलब इस चार्ज का जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी का वो वाला कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर होगा, और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो ये डिसाइड करता है कि फोर्स कितना लगेगा वो बेटा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, उतना फोर्स ज्यादा लगेगा। बेटा अब इन तीनों फैक्टर्स को आप कंबाइन करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, F विल बी इक्वल टू Q इंटू V, Q इंटू V साइन थीटा इंटू B इंटू B। अब इसको हम थोड़ा सा रिशफल करेंगे, रीअरेंज करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू Q B V साइन थीटा। तो बेटा ये जो आपकी फॉर्मूला है ना, एक्चुअली यहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगेगा K, पर जो वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है उसका वैल्यू 1 है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इक्वेशन लिखी, मैंने नहीं लिखा F इज प्रोपोर्शनल टू Q V B साइन थीटा। आई डायरेक्टली रोट F इज इक्वल टू Q V साइन थीटा इंटू B, क्योंकि यहां जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का वैल्यू है वो 1 है। तो बेटा ये आपकी एक्सप्रेशन बन जाती है मैग्नेटिक फोर्स की। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसको मैं यहां पे लिखूंगा। सो द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग चार्ज in external magnetic field is equal to Q into B into V sin of theta। बेटा ये आपकी एक्सप्रेशन बन जाती है। इस एक्सप्रेशन से आप निकालते हो कि एक मूविंग चार्ज पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होगा। उसके लिए आपको इसका मैग्नीट्यूड देखना पड़ेगा, चार्ज का कितना है, आपको एक्सटर्नल फील्ड स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी, और आपको V इज वेलोसिटी स्पीड, और साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड दिस B। ठीक है बेटा, अब अगर आपको इस एक्सप्रेशन से आपका जो है मैग्नीट्यूड आ गया। अब अगर आपको इस फोर्स की डायरेक्शन चाहिए तो आप इस एक्सप्रेशन को वेक्टर एक्सप्रेशन बना दो, इसको वेक्टर टर्मिनोलॉजी में लिखो। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, सो वेक्टर F इज इक्वल टू क्यों, ऐसे ही लिखो, BV साइन के बदले, BV साइन थीटा के बदले हम लिखते हैं बेटा V क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ V एंड B। सो दिस इज द वेक्टर एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक लॉरेंटिज फोर्स। अब देखो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं बेटा। ये जो आप F आपकी जो फॉर्मूला आई वेक्टर फॉर्मूला, सो दैट इज Q इंटू V क्रॉस B। ठीक, अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो तो आपको पता ही है, A क्रॉस B का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, सो A क्रॉस B इज AB साइन थीटा। इसी तरह अगर आपको V क्रॉस B का वैल्यू निकालना तो V क्रॉस B इज VB साइन थीटा।
अब अगर आप v क्रॉस b के बदले v b साइन थीटा लिखेंगे, v b साइन थीटा या b v साइन थीटा, तो मैग्नीट्यूड तो यही आएगा ना। तो ये मैग्नीट्यूड वही आएगा जो, अगर आप यहां इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जो यहां से मैग्नीट्यूड आएगा, ये फॉर्मूला फिर से वही बनेगी। अब यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो क्रॉस प्रोडक्ट के रूल के हिसाब से, जो हम क्रॉस प्रोडक्ट में बेटा पढ़ते हैं, राइट हैंड थंब रूल, वहां हम पढ़ते हैं कि अगर आपके पास एक वेक्टर है एंड दिस वेक्टर इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, ठीक, तो आपको याद होगा 11th क्लास में आपने ये पढ़ा होगा वेक्टर अलजेब्रा में, बी एक वेक्टर है, इसकी अपनी डायरेक्शन है, सी एक और वेक्टर है, इसकी अपनी डायरेक्शन है, ए जो है, ए इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी एंड सी। अब ए की डायरेक्शन क्या होगी, तो ये हमने बेटा 11th क्लास फिजिक्स में पढ़ा होता है कि ए विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ बी, ए बी को भी परपेंडिकुलर होगा, एंड ए विल बी परपेंडिकुलर टू सी ऑल्सो, इट विल बी परपेंडिकुलर टू सी। तो जब आप दो वेक्टर्स का निकालते हो ना क्रॉस प्रोडक्ट, वहां पे जो वेक्टर बन जाता है, वो वेक्टर, उसकी जो डायरेक्शन होती है, दैट डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, जिन दो वेक्टर्स को आपने क्रॉस प्रोडक्ट किया हुआ है, एंड द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल ऐसे दिखाता हूं बेटा आपको, बेसिक सी चीज याद रखो। अगर ये एक वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, ये वेक्टर ए की डायरेक्शन जो है ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, और ये इनके बीच में एंगल है। अब जब ए और बी का आप निकालोगे ना बेटा क्रॉस प्रोडक्ट, तो रूल के हिसाब से, क्रॉस प्रोडक्ट के रूल के हिसाब से, वहां एक और वेक्टर बनेगा, वो वेक्टर मान लो ये है। अब ये जो वेक्टर है ना बेटा, अब इसकी डायरेक्शन जो होगी वो इस तरह होगी कि ये इसको भी परपेंडिकुलर होगा, इसको भी परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ये या तो इस डायरेक्शन में होगा या तो ये इस डायरेक्शन में होगा। अब अगर ये ऐसे है तो देखो ये ए को भी परपेंडिकुलर है, बी को भी परपेंडिकुलर है। अब अगर ये ऐसे है तो यहां भी देखो ये इसको भी परपेंडिकुलर, इसको भी परपेंडिकुलर है। अब एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में होगा, ये वाली डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन, क्योंकि पॉसिबल तो दो ही है ना। अब ऐसे तो नहीं हो सकता, अब ऐसे तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये साइमल्टेनियसली दोनों को परपेंडिकुलर आना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास राइट हैंड थंब रूल है, और राइट हैंड थंब रूल आपको क्या है, क्या कहता है, अब जो अपना दायां हाथ है ना, राइट हैंड, अगर ये ए है ये बी है, दिस इज द फर्स्ट वेक्टर, दिस द सेकंड वेक्टर, इस राइट हैंड को आप फर्स्ट वेक्टर पे रखो, और फिर इस हाथ को आप कर्ल कर लो टुवर्ड सेकंड वेक्टर, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। तो ये पहला वेक्टर है, इस पे रखो हाथ, ये दूसरा है, तो इस हाथ को आप बंद कर लो सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में। इन उंगलियों को आप बंद कर लो, कर्ल कर लो ऐसे, ये उंगलियां फर्स्ट से सेकंड की तरफ जानी चाहिए। जब हाथ बंद हो जाएगा ना, तो जिस डायरेक्शन में थंब होगा तो उसी डायरेक्शन में आपका जो है रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। अब अगर आपको बी क्रॉस ए निकालना, तो हाथ किस पे रखना पड़ेगा, पहले बी पे, फिर उंगलियां किसकी तरफ घूमनी चाहिए, ए की तरफ, तो ऐसे रखना पड़ेगा हाथ। तो उंगलियां बी से बी क्रॉस ए निकालना, तो बी पे रखो, ए की तरफ घुमाओ तो ऐसे आएगा, तो थंब नीचे की तरफ आएगा, तो बी क्रॉस ए का जो वेक्टर आएगा वो बेटा नीचे की तरफ आएगा, और ए क्रॉस बी का जो वेक्टर आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा। होप आई एम क्लियर, ठीक है। ये 11th क्लास फिजिक्स में पढ़ा है। तो इसका मतलब है, यहां पे देखो आपने क्या पढ़ा, आपने ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन से आपने सीखा F विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में जो वेक्टर निकलता है वो दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर होता है। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं ना बेटा, दैट F वेक्टर F विल बी परपेंडिकुलर टू V एंड दिस वेक्टर F विल बी परपेंडिकुलर टू B। इसका क्या मतलब, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पे लगेगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ना तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगेगा ना तो फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। वो फोर्स जो लगेगा वो वेलोसिटी को भी परपेंडिकुलर होगा, मैग्नेटिक फील्ड को भी परपेंडिकुलर होगा। अब मतलब अगर उसकी एग्जैक्ट डायरेक्शन आपको निकालनी है बेटा, तो आप राइट हैंड V पे रखेंगे, क्योंकि V क्रॉस B निकालना है ना, V पे रखेंगे तो B की तरफ इन उंगलियों को कर्ल करेंगे तो थंब इस डायरेक्शन में आ जाता है। तो इसका मतलब जो फोर्स है ना वो इस डायरेक्शन में लगेगा, बाहर की तरफ। यू अंडरस्टैंड। अब फिर से देखो बेटा, ये अगर ये वेलोसिटी डायरेक्शन है, ये इस डायरेक्शन में चार्जड पार्टिकल जा रहा है, और ये जो है ये वाला मार्कर, ये मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। फिर से देखो ये ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज।
चार्जड पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब आपको देखना है जब ये चार्जड पार्टिकल मूव करेगा इस पे तो फोर्स लग रहा है ना, मैग्नेटिक फोर्स, उसकी डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला क्यू वी साइन थीटा। अब अगर उसकी डायरेक्शन निकालनी है तो ये फॉर्मूला यूज कर लो। हाँ, तो ये v है, ये b है, दिस इज v वेलोसिटी ऑफ चार्जड पार्टिकल, दिस इज b मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको f की डायरेक्शन निकालनी है तो आप राइट हैंड v पे रखो, b की तरफ कर्ल कर लो, तो ऐसे कर्ल करोगे तो ऊपर की तरफ आएगा ना। तो इसका मतलब है जब चार्जड पार्टिकल मूव करेगा उस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। जब मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, ये देखो ये फोर्स है ना, दिस फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ v एंड इट विल बी परपेंडिकुलर टू b आल्सो। यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से देखो बेटा, ये इसको मैं बेटा रब करता हूं और फिर से एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा इसको। तो देखिए बेटा, फिर से लिख रहा हूं मैग्नेटिक फोर्स की एक्सप्रेशन। मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो F इज इक्वल टू क्यू बी वी साइन ऑफ थीटा। ये तो बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन है। चार्ज का मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ देखो, स्पीड देखो, साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड वी, मल्टीप्लाई कर लो तो फोर्स का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इस एक्सप्रेशन से आपका निकलता है मैग्नीट्यूड ऑफ F, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। जो मैग्नेटिक फोर्स एक मूविंग चार्जड पार्टिकल पे लगेगा उसका वैल्यू इससे निकालते हैं। ठीक है, अब अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है तो इसी इक्वेशन को हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में। सो F बन जाता है क्यू, अब क्यू तो स्केलर है ना इसलिए इसको बाहर ही रखते हैं, क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, अब इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो फिर से यही फॉर्मूला बनेगी, v क्रॉस b इज इक्वल टू वी बी साइन थीटा, वी बी साइन थीटा, तो फिर से यही फॉर्मूला बनेगी। तो ये बेटा इस एक्सप्रेशन से हम निकालते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन से आपने सीखा कि जो फोर्स है ना, दिस फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू v एंड साइमल्टेनियसली दिस फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू b। तो मैग्नेटिक फोर्स जब एक चार्जड पार्टिकल पे लगता है तो ना तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा ना तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा, वो वेलोसिटी एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों को परपेंडिकुलर होगा। दिस पॉइंट इज क्वाइट डिफरेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपको याद होगा, मैं यहां पे आपको वो रिवाइज करवाता हूं बेटा, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्जड पार्टिकल को रखेंगे क्यू, तो आपको याद होगा कि इस चार्जड पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। अगर आप किसी भी चार्जड पार्टिकल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस चार्जड पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट होगा एंड ऑब्वियसली दैट विल बी इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है और बाहर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों इंटरेक्ट करेंगे तो इस पे फोर्स लगेगा। अब अगर इस पे देखना होगा फोर्स कितना लगेगा, और ये भी आपको याद होगा कि अब ये चार्जड पार्टिकल चाहे रेस्ट में हो या चाहे मूव कर रहा हो, दोनों केसेस में इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट होगा। पर मैग्नेटिक फोर्स तभी लगेगा जब मैग्नेटिक फील्ड होगा और चार्जड पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, अब देखो बेटा, अब अगर आप इस पे देखना होगा कि इस पे जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स है वो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो आपको याद होगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज क्यू इंटू ई। ये मैग्नेटिक फोर्स की जो है मैग्नीट्यूड की जो है ये एक्सप्रेशन है। अगर आपको देखना है कि एक चार्जड पार्टिकल पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करता है जब इसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो ये वाली बेटा इक्वेशन है। ये फील्ड है, मैग्नीट्यूड है E, चार्ज का वैल्यू है Q, इस पे फोर्स कितना लगेगा Q इंटू E। अब डायरेक्शन की बात जब हमने की थी वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो याद होगा आपको, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये फोर्स जो है ना इस पे जो लगेगा Q इंटू E, ये उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में E होगा। E का मतलब है जिस डायरेक्शन में फील्ड होगा फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगेगा, पर प्रोवाइडेड दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज। अब अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स उल्टी डायरेक्शन में लगेगा, मतलब फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अपोजिट व्हेन द चार्ज इज नेगेटिव। तो कुल मिला के बात ये है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्जड पार्टिकल को रखोगे तो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स। अब अगर पॉजिटिव चार्ज है देन द फोर्स विल बी पैरेलल टू फील्ड, अब अगर नेगेटिव चार्ज है देन द फोर्स विल बी अपोजिट टू फील्ड। पर यहां पे डिफरेंट है, यहां पे आपने पढ़ा बेटा, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और
ये इस डायरेक्शन में जा रहा है चार्जड पार्टिकल। अब अगर चार्जड पार्टिकल रेस्ट में होगा तो उस पे मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा नहीं। अब अगर चार्जड पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है विद स्पीड v, तो आपने सीखा जो इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो ना तो b की डायरेक्शन में होगा ना तो v की डायरेक्शन में होगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ v एंड b। यू अंडरस्टूड? तो इसकी मैं एक हल्की सी डायग्राम बनाता हूं यहां पे ताकि इसको थोड़ा सा आप एनालाइज कर पाओ। एक बेसिक सी डायग्राम बनाता हूं बेटा मैं। ये देखो यहां पे, लेट अस सपोज कि ये बेटा मान लो डायरेक्शन ऑफ बी है मैग्नेटिक फील्ड, और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह बना रहा हूं मैं बेटा। ये एक और डायरेक्शन है एंड दिस इज वन मोर डायरेक्शन। ठीक, लेट अस सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। अब अगर रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस, चार्जड पार्टिकल यहां पे है, इसका मैग्नीट्यूड है क्यू, एंड दिस चार्जड पार्टिकल इज मूविंग इन द रीजन बिटवीन एक्स एंड जेड एक्सिस। ये जो एक्स और जेड का प्लेन है, इसी प्लेन में इस डायरेक्शन में ये चार्जड पार्टिकल मूव कर रहा है विद स्पीड v। ठीक है, तो चार्जड पार्टिकल का वैल्यू है q, और ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? दिस डायरेक्शन लाइज बिटवीन एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस। मतलब एक्स और जेड का जो प्लेन है ना, ये एक्स है ये जेड है, इनका जो प्लेन है ना इसी प्लेन में ये मूव कर रहा है। ठीक है, और ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, दिस वेलोसिटी वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, देन अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन इस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स वेलोसिटी वेक्टर को भी परपेंडिकुलर होगा और वो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड को भी परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पे एक ही ऐसी डायरेक्शन है जो v को भी परपेंडिकुलर है और b को भी, एंड दैट इज दिस y डायरेक्शन। तो इसका मतलब है जो फोर्स इस पे लगेगा ना F, दैट फोर्स विल बी अलोंग y एक्सिस। सो याद रखो, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग x एक्सिस एंड चार्जड पार्टिकल इज मूविंग इन ए प्लेन ऑफ x एंड z, ठीक, मेकिंग एन एंगल थीटा विद b, then the magnetic force acting on this charged particle, जो इस पे फोर्स लगेगा that will be along y axis। ठीक है बेटा, तो ये यहां पे b, ये यहां पे आपका वेलोसिटी और ये यहां पे आपका मैग्नेटिक फोर्स। तो कुल मिला के बात ये है, अगर ये है मैग्नेटिक फील्ड और इस डायरेक्शन में जा रहा है बेटा, इस डायरेक्शन में जा रहा है आपका चार्जड पार्टिकल, मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। मतलब जितना चार्जड पार्टिकल आगे आगे जाएगा उस पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगा ना वो ऊपर की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, देखो चलो डायरेक्शन का तो मसला हो गया यहां पे, अब मैग्नीट्यूड के बारे में फिर से दो तीन चीजें यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा। देखो बेटा जरा मुझे बताओ, पहले एक और बात, ये जो डायरेक्शन है ना F इज इक्वल टू क्यू v क्रॉस b, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे मैं फिर से ऐड करना चाहूंगा, वो ये है F विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ v एंड b। पर ये जो क्यू है ना इसका साइन भी इंपॉर्टेंट है, साइन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मतलब अगर क्यू पॉजिटिव है ना, क्यू अगर पॉजिटिव है तो अगर ये v है और ये b है तो जो फोर्स आएगा ना v क्रॉस b, अगर क्यू पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है तो फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू v एंड b एंड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, इस डायरेक्शन में होगा। अब अगर क्यू नेगेटिव है, इफ क्यू इज नेगेटिव तो फोर्स उल्टी डायरेक्शन में होगा, मतलब परपेंडिकुलर तो वो होगा v को भी और b को भी, पर v क्रॉस b की जो डायरेक्शन निकलेगी ना ये वाली, वो इस डायरेक्शन में नहीं होगा, वो उल्टी डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो बेटा ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पॉजिटिव चार्ज है, फिर से देखो, अगर ये b है मैग्नेटिक फील्ड, ये v है वेलोसिटी वेक्टर, और जब ये मूव कर रहा है ना चार्जड पार्टिकल, अब अगर ये पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल है, इस पे जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की डायरेक्शन में होगा, F विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ v एंड b। अब अगर ये नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल है तो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ v एंड b बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में आप ये भी ख्याल रखेंगे दैट द साइन ऑफ q इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो बेटा लास्ट चीज मैग्नीट्यूड के हवाले से ये है, जरा मुझे बताओ बेटा ये जो फोर्स है ना, व्हेन इज फोर्स जीरो, फोर्स जीरो कब होगा? एक मूविंग
या एक चार्जड पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फोर्स है ना वो जीरो कब होगा? 3 केसेस हैं। नंबर 1, या तो क्यू जीरो है, या तो पार्टिकल का जो चार्ज है वो जीरो होगा। इसका मतलब अगर आपके पास न्यूट्रल पार्टिकल है और न्यूट्रल पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, मान लो आपके पास न्यूट्रिनो है या न्यूट्रॉन है, अगर मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड में न्यूट्रॉन मूव करेगा, अब न्यूट्रॉन के पास तो चार्ज नहीं है ना, तो याद रखेंगे न्यूट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स कभी एग्जर्ट नहीं होगा। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, दोनों के पास चार्ज है तो फोर्स एग्जर्ट होगा, पर अपोजिट डायरेक्शन में, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज एंड प्रोटॉन इज पॉजिटिवली। अब अगर आपके पास चार्ज जीरो है, पार्टिकल है पर उसके पास चार्ज ही नहीं है, तो उस केस में बेटा जो मैग्नेटिक फोर्स है वो जीरो आएगा। ठीक है, केस नंबर 2, दूसरा केस। अब अगर आपके पास B जीरो है, ये तो सिंपल सी बात है। अब अगर आपके पास जो एक्सटर्नल फील्ड है, ये चार्जड पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है, पर बाहर जो एक्सटर्नल जो स्पेस है ना उसमें एक्सटर्नल फील्ड है ही नहीं, तो उस केस में भी इस पे कोई मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट नहीं होगा। मैग्नेटिक फोर्स तब एग्जर्ट होगा जब ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा। ठीक, पॉइंट नंबर 3, दिस इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट। अगर V जीरो होगी, V जीरो होने का मतलब है अगर चार्जड पार्टिकल की स्पीड जीरो है, मतलब फील्ड भी है और चार्ज भी है, फील्ड भी है चार्ज भी है, फील्ड भी है, पार्टिकल के पास चार्ज भी है, पर जो पार्टिकल है ना दिस इज एट रेस्ट, ये मूव नहीं कर रहा है, तो याद रखेंगे उस केस में भी इस पे कोई मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट नहीं होगा। सो इफ यू प्लेस अ चार्जड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड बट द चार्जड पार्टिकल इज एट रेस्ट, देयर विल बी नो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस, याद रखिए। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, थीटा। बेटा केस 4, अगर थीटा 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा, तो आपको तो याद है बेटा साइन 0 डिग्री भी होता है 0 और साइन 180 डिग्री भी होता है 0, तो बेटा याद रखेंगे उस केस में भी इस चार्जड पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। मुझे बताओ जो थीटा है ना, ये थीटा क्या है? ये थीटा B इज मैग्नेटिक फील्ड और V इज वेलोसिटी, इन दोनों के बीच में जो एंगल है ना वही तो थीटा है। तो यहां आपने सीखा अगर थीटा का वैल्यू 0 होगा, 0 का मतलब है अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होंगे, या अगर 180 डिग्री होगा, इसका मतलब है अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एंटी पैरेलल है, उस केस में भी चार्जड पार्टिकल पे कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। मतलब जिस डायरेक्शन में फील्ड है, अगर उसी डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज भी है, स्पीड भी है, पर इट इज मूविंग पैरेलल टू फील्ड, देयर विल बी नो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स। इस केस में बेटा इस पे कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। इसी तरह अगर ये उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंगल 180 डिग्री है, उस केस में भी कोई भी मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। यू अंडरस्टैंड? शाबाश। सो दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब एक और पॉइंट याद रखेंगे बेटा, मैंने अभी आपको बताया, ये एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा बेटा जो मैग्नेटिक फोर्स होता है दिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू B। ठीक है, अब चलो इसको छोड़ो, ये वाला आप पकड़ लो। बेटा आपने पढ़ा होगा 11th क्लास मैकेनिक्स में, जब फोर्स वेलोसिटी को होता है ना परपेंडिकुलर, व्हेन फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो उस केस में क्या हो जाता है, एक बॉडी की जो स्पीड है ना वो कभी चेंज नहीं होती, हाँ उस बॉडी की जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी। फोर्स अगर एक बॉडी पे लगेगा, ये थोड़ा सा इसको डिटेल में समझाता हूं बेटा, आपको याद रखो। ऐसे बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैकेनिक्स में मैंने पढ़ा ये। अगर ये बॉडी है ना मूव कर रहा है विद वेलोसिटी V, अगर इस पे फोर्स लगेगा ना ऐसे F, या अगर इस पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा F, तो याद रखो बेटा जो V की जो डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन वो चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी, पर V का जो मैग्नीट्यूड है ना वो चेंज होगा, इट विल चेंज। अगर फोर्स पैरेलल और एंटी पैरेलल होगा ना वेलोसिटी को, डायरेक्शन चेंज नहीं होती, मैग्नीट्यूड चेंज होता है। अब अगर ऐसे ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में इस वेलोसिटी से, और फोर्स लग रहा है ऐसे परपेंडिकुलर, तो याद रखिए बेटा इस केस में जब फोर्स लगता है पैरेलल टू वेलोसिटी, जो मैग्नीट्यूड है ना बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रहता है कांस्टेंट, बॉडी की स्पीड चेंज नहीं होगी, पर जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है बेटा वो चेंज होगी। इस केस में डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, अब अगर फोर्स ऐसे लगेगा, ये वेलोसिटी है,
फोर्स किसी दूसरे एंगल पे लगेगा, मतलब यहां एंगल था 0 और 180 डिग्री, यहां एंगल था 90 डिग्री। अब अगर इन तीनों के अलावा कोई और एंगल होगा 30 डिग्री, 40 डिग्री, 120 डिग्री या कोई और एंगल होगा, याद रखिए उस केस में मैग्नीट्यूड भी बेटा चेंज होगा और उस केस में डायरेक्शन भी चेंज होगी। बहरहाल ये वाला केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहां आपने सीखा कि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा चार्ज्ड पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है उसको होता है वो परपेंडिकुलर। तो याद रखेंगे जो चार्ज्ड पार्टिकल का जो मैग्नीट्यूड है ना वेलोसिटी का, वो चेंज कभी नहीं होगा। मैग्नेटिक फोर्स चार्ज्ड पार्टिकल की जो स्पीड है उसको कभी चेंज नहीं करता। ये डायरेक्शन चेंज करवा सकता है पर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करवा सकता, याद रखिए बेटा। तो अगर एक चार्ज्ड पार्टिकल मूव कर रहा है ना विद सर्टेन स्पीड, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, जब इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ना, इसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, हाँ इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। इसकी डायरेक्शन ये सर्कल में मूव कर सकता है, हेलिकल पाथ में मूव कर सकता है, आगे जाके देखेंगे, पर विद सेम स्पीड। अब अगर आपको याद होगा, आपके पास एक थ्योरम है 11th क्लास में, वर्क एनर्जी थ्योरम। हाँ आपने पढ़ा होगा बेटा कि वर्क में आपने पहले पढ़ा होगा कि दैट इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो इसका मतलब है जो फोर्स है दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर फोर्स वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर फोर्स परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन की फॉर्मूला क्या है, F इंटू एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन F एंड S। अब अगर F और S के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो cos 90 डिग्री आएगा, तो आंसर आएगा 0। तो इसका मतलब है बेटा वर्क डन क्या होगी, वर्क डन भी 0 होगी। तो याद रखेंगे मैग्नेटिक फोर्स कभी भी वर्क डन नहीं करता, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी को हमेशा होता है परपेंडिकुलर। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स डिस्प्लेसमेंट को हमेशा होता है परपेंडिकुलर। और आपने वर्क के कॉन्सेप्ट में यह पढ़ा है, जब फोर्स वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट को परपेंडिकुलर होता है तो उस केस में वर्क डन नहीं होती। तो याद रखेंगे मैग्नेटिक फोर्स डज नो वर्क बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क एनर्जी थ्योरम आप क्या स्टेट करती है, दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब अगर वर्क डन 0 होगी तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब है जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वही फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो इसका मतलब जो इनिशियल स्पीड है वही फाइनल स्पीड भी होगी। बहुत सारे पॉइंट्स हैं ये बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, याद रखो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, मैग्नेटिक फोर्स डज नो वर्क व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, इट डज नो वर्क व्हेन मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट do any work. So it means the kinetic energy of the moving particle will not change. When kinetic energy does not change, it means the speed of the moving charged particle will not change. तो याद रखिए बेटा मैग्नेटिक फोर्स की वजह से मूविंग पार्टिकल की जो स्पीड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, वो चेंज नहीं होता है, अलबत्ता इसकी जो डायरेक्शन है वो डेफिनेटली चेंज होगी। यू अंडरस्टैंड? शाबाश। तो बेटा इसी एक्सप्रेशन को V क्रॉस B को हम कहते हैं लॉरेंटिस फोर्स। अब इसको ऐसे भी जनरलाइज किया जा सकता है। अब अगर आपके पास एक फील्ड है, आपके पास एक रीजन है और उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जर्ट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जर्ट कर रहा है, आपके पास एक चार्जड पार्टिकल है Q, हाँ, और ये चार्जड पार्टिकल मूव कर रहा है विद वेलोसिटी V, तो इस चार्जड पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, इस चार्जड पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स की जो फॉर्मूला है Fe, E इज इलेक्ट्रिक, दैट इज Q इंटू E, ये इलेक्ट्रिक फोर्स की फॉर्मूला। अब इस पे मैग्नेटिक फील्ड अगर है इस रीजन में, दोनों फील्ड्स अगर हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है और चार्जड पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो दोनों फोर्सेस लगेंगे ना, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इतना लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा बेटा, Fb कितना लगेगा, दैट इज Q V क्रॉस B। अब अगर आपको टोटल फोर्स निकालना है तो दोनों फील्ड्स को, दोनों फोर्स को ऐड करेंगे, तो नेट फोर्स जो लगेगा इस पे बेटा वो एक तो QE होगा प्लस QV क्रॉस B होगा। ठीक है, अब दोनों में से Q को कॉमन निकालेंगे तो E प्लस V क्रॉस B। तो बेटा ये जो आपकी जनरल एक्सप्रेशन बन गई है ना नेट फोर्स की, टोटल फोर्स कितना लगेगा, इसी को हम आप नाम देते हैं बेटा लॉरेंटिस फोर्स। लॉरेंटिस फोर्स,
total force, that is magnetic as well as electric force acting on a charged particle when it is placed or when it is moving in a region which contains both electric as well as magnetic fields. ठीक है बेटा? So thank you very much. तो बाकी हम इंशाल्लाह अगले क्लास में देखेंगे.